करियर क्राफ्ट के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। ये सिविल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के प्रीलिमिनरीज। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें 11th 12th की बेसिक हैं, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि हमें सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारे पास एक बॉडी होती है जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और फिर हम उस बॉडी में उस फोर्स की एनालिसिस देखते हैं कि हम उस बॉडी पे अलग अलग पॉइंट पे क्या क्या फोर्सेज आए, कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप हुए, उन्हीं सब चीजों को हम स्टडी करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो बॉडी क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। बॉडी रिजिड भी हो सकती है, डिफॉर्मिंग भी हो सकती है। रिजिड क्या होता है? रिजिड, हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो उसका शेप, साइज और डायमेंशन एज इट इज रहे। फोर्स लगाने से पहले, फोर्स लगाने के पहले और फोर्स लगाने के बाद, तो हम उस बॉडी को रिजिड कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि दुनिया में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है, हर बॉडी डिफॉर्मिंग ही है। आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाओ, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आना ही आना है, उसकी शेप में या साइज में कुछ ना कुछ चेंज आना है। तो कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड तो होती ही नहीं है। और हर बॉडी डिफॉर्मिंग होती है। डिफॉर्मिंग क्या, हमने बॉडी पे फोर्स लगाया तो उसके डायमेंशन या शेप में चेंज आता है। जैसे मान लो ये सर्कुलर, मान लो ये स्क्वायर प्लेट है, इस पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इसका शेप साइज यही रहा, तो ये बॉडी हमने रिजिड कंसीडर कर ली। अगर सेम स्क्वायर शेप की हमारी प्लेट है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये प्लेट की शेप इस तरह से हो गई, डिसऑर्डर्ड हो गई। तो यानी कि ये बॉडी हमारी अब डिफॉर्मिंग बॉडी है। ये रिजिड बॉडी है, फोर्स लगाने के बाद एज इट इज रही। और ये हमारी डिफॉर्मिंग बॉडी है, फोर्स लगाने के बाद इसकी शेप चेंज हो गई, डायमेंशन भी चेंज हो सकता है। तो अब हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगा लिया तो बॉडी रिजिड, रिजिड बॉडी की जरूरत क्यों पड़ी? रिजिड बॉडी की जरूरत हमने इसीलिए पड़ी क्योंकि हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो उस फोर्स का हमें इफेक्ट देखना है कि अलग अलग पॉइंट पे क्या पड़ा। तो इसीलिए हमें रिजिड बॉडी की जरूरत पड़ी। हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, बॉडी तो रिजिड है, तो इसके अलग अलग पॉइंट पे उस फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हुआ, इस चीज को स्टडी करने के लिए हमें रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लेकर आना पड़ा। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है? हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से उस बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है, उसका साइज चेंज हो सकता है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। कैसे? मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है, v इक्वल टू जीरो, जीरो वेलोसिटी से जा रही है, हमने फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी हो गई v1। तो यानी कि ये फोर्स लगाने का एक इफेक्ट है कि हमारी जो बॉडी है उसकी स्पीड चेंज हो गई। अब हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया तो पहले उसका साइज कुछ और था, फोर्स लगाने के बाद उसका साइज चेंज हो गया। तो यानी कि ये फोर्स लगाने से साइज भी चेंज होता है बॉडी का। डायरेक्शन, कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लो कार है, किसी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये कार वाई डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, जरूरी नहीं ये 90 डिग्री हो, ये इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल थीटा है। यानी कि अगर कोई भी बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, एक्स से वाई डायरेक्शन में चली गई, तो ये भी फोर्स का इफेक्ट है, यानी कि बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो। तो फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी की स्पीड, साइज और डायमेंशन, डायरेक्शन, स्पीड, साइज और डायरेक्शन तीनों चीजें चेंज हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट इनर्शिया। कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी कि v इक्वल टू जीरो, तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। यानी कि देखो यहां से देखो, अगर बॉडी पर फोर्स लगाया, यानी कि ये बॉडी रेस्ट में थी, v इक्वल टू जीरो थी, तो फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी बदल गई, v1 हो गई। अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो इस बॉडी की वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो रहती। ये इसकी टेंजेंसी है, वही इनर्शिया है। यानी कि जो टेंजेंसी जो बॉडी की रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहे, तो एक तो ये टेंजेंसी इनर्शिया है। दूसरी, अगर बॉडी किसी स्पीड से जा रही है, मान लो ये जीरो की जगह पहले से ही v2 होती और फोर्स लगाने के बाद ये v1 हो गई, अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो ये v2 ही रहती। यानी कि बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती फोर्स लगाने के बाद और बिना फोर्स लगाए। अगर हमने फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी मूव कर रही है, तो बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहने की उसकी टेंडेंसी इनर्शिया है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में,
और वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। तो ये भी एक इनर्शियल टेंडेंसी है, ये मूविंग बॉडी की डायरेक्शन। समझ में आया? यानी कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। अगर मूविंग बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। इसी प्रॉपर्टी को, इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, उसी को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, यानी कि इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये लॉ है, ये हमें बताता है फोर्स क्या है। हमने स्पीड चेंज कर दी, फोर्स से डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये एक फोर्स की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताता है कि फोर्स की क्वालिटी क्या है। समझ गए? अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। यानी कि एंगुलर मोमेंटम हम मान लेते हैं एम वी, इसका रेट, इसका डिफरेंशिएट कर दो, वी वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी हमारा वी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस एल को मतलब वेक्टर क्वांटिटी, एम स्केलर क्वांटिटी। अंदर क्या होता है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में? स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, हमने इसका डिफरेंशिएट किया एमवी का डीटी के, एमवी के टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक बार हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, मास को कांस्टेंट रखा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा और मास को डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों का प्लस कर दिया, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। यानी कि ये जो हमारा टर्म है एफ इक्वल टू ये आ गया। अब इसमें दो केस बन जाएंगे, या तो अगर मास कांस्टेंट है हमारा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा डीएम बाई डी टी, तो ये इक्वेशन मिलेगी हमें। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा डीवी बाई डी टी ये जीरो हो जाएगा, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अगर हमारा एफ जीरो है, फोर्स हमारा जीरो हो जाए, यानी कि एफ डैश इक्वल टू डी एम वी ओवर डी टी ये जीरो हो जाए, तो इसका मतलब एम वी कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये कहां से डिराइव हुआ? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। अब हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इसमें क्या है, ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, यानी कि अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर। नहीं, ये कहता है अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, यानी कि इस लाइन को हम काट देंगे कि कोई भी ऐसा फोर्स अकेले एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा, और इस लॉ को, एक्शन रिएक्शन जो लॉ है, ये वैलिड करता है चाहे हमारी बॉडी रेस्ट में हो चाहे मोशन में। चलो इसे समझते हैं कि एक बोट है, अभी ये पानी में तैर नहीं रही है और इस पर मैं खड़ा हूं, तो मैंने इस पर फोर्स लगाया वेट के बराबर, जो कि मेरे mg के इक्वल होगा। वेट इक्वल टू mg, मास इनटू g, तो उतना ही फोर्स, उतना ही रिएक्शन ये बोट मेरे ऊपर लगाएगी, उतना ही रिएक्शन R इक्वल टू W बोट ने मेरे ऊपर लगाया जब ये बोट जीरो वेलोसिटी से मूव कर रही थी, यानी कि रेस्ट में थी। अब ये बोट मूव करने लगी, अब मैंने इस पे फिर से खड़ा होके मैंने इस पे वेट लगाया, और तो भी ये बोट सेम अमाउंट का रिएक्शन लगाएगी वेट के बराबर। यानी कि बॉडी चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, एक्शन रिएक्शन लॉ वैलिड करेगा। क्या वैलिड नहीं करता? अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन एग्जिस्ट डज नॉट, अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अगर आए अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर, नहीं, फॉल्स है, तो ये नहीं है, अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम बात करेंगे फोर्स की। मान लो ये हमारे पास रॉड है, ये रॉड सिलेंड्रिकल शेप की रॉड ही मान सकते हैं इस मार्कर को हम। अब मैं इस मार्कर पर क्या क्या फोर्स लगा सकता हूं? इस मार्कर को मैं खींच सकता हूं, दबा सकता हूं, मरोड़ सकता हूं, मोड़ सकता हूं। जैसे
पहले ये रॉड थी, मैंने इसे खींचा यानी स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया ऐसे, तो ये बॉडी खिंच गई, यानी कि पहले इसकी लेंथ L थी, बाद में L जैस हो गई, और L जैस इज ग्रेटर देन L, यानी कि बॉडी मोस्टली अगर हम फोर्स लगाया खींचा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जो फॉर्मिंग बॉडी है लेंथ बढ़ गई, डायमेंशन बढ़ गई ना, तो ये जो फॉर्मिंग बॉडी के केस में लेंथ हमारी बढ़ गई, तो यानी कि ये जो फोर्स लगा इसे हम कहेंगे टेंसाइल फोर्स। अब हमने इस बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, तो हमारी बॉडी पिचक गई, यानी कि इस बार जो L गैस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस बार का चलो इसे L डबल गैस मान लेते हैं, L डबल गैस इज लेस देन L क्या ओरिजिनल लेंथ, तो हमने इस बार अंदर की तरफ फोर्स लगाया है, तो ये वाला फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स, स्पेलिंग देख लेना, कंप्रेसिव फोर्स। अब हमने कैसे इस तरह से मरोड़ा है, ट्विस्ट किया है, यानी कि इसे इस तरह से हमने इसमें टॉर्क लगाया है, इसे ट्विस्ट किया है, तो इसको हम कहते हैं टॉर्सन। पहले मान लो इस क्रेन इस तरह से थे, हमारी बॉडी ऐसे थी, हमने लाइन बनाई बॉडी पे इस तरह से पैरेलल लाइन बना ली, और हमने मरोड़ा, तो लाइन है जो सरफेस पे जो लाइन है वो लीनियर हो गई, कर्व लीनियर हो गई, लीनियर से पहले लीनियर थी, बाद में इनमें कर्व आ गया, यानी कि ट्विस्ट कर गई हल्की सी, ये पहले स्ट्रेट लाइन में थी, अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये टॉर्सन का इफेक्ट है। अब मैंने इस तरह से फोर्स लगाया, मान लो एक फोर्स यहाँ लगा दिए, दो फोर्स यहाँ लगा दिए, तो ये बॉडी है इस तरह से, मैं इस पे ऐसे फोर्स, दो फोर्स नीचे से लगाऊं और एक फोर्स ऊपर से लगाऊं ऐसे, तो ये बेंड कर जाएगा, तो ये बेंड कर गया, मान लो इस तरह से मैंने फोर्स लगाया इस पे, तो ये है हमारी बेंडिंग, बेंडिंग हो गई। अब सेम कंडीशन है बेंडिंग वाली, हमने इस जगह से काट दिया है ना, इस जगह से काट दिया, तो आप इस जगह पे देखो, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा ऊपर है और ये वाला नीचे है, यानी कि ये दोनों सरफेस है एक दूसरे से ऐसे स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, वही हमारा शियर फोर्स है। इस चीज को आगे हम जब समझेंगे, पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझेंगे, अभी बस इतना समझ लो। शियर फोर्स को और अच्छे से समझाता हूँ। मान लो ये एक बॉक्स है, नीचे से हमने फिक्स कर दिया और मैंने इस तरह से फोर्स लगाया, नीचे से फिक्स था और मैंने इस तरह से फोर्स लगाया, नीचे से ये फिक्स कर रखा है, इस तरह से फोर्स लगाया, तो ये बॉक्स का जो ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है वो थोड़ा स्लाइड कर जाएगा, समझे? पहले ये था, अब इसकी न्यू शेप है वो इस तरह से हो गई, यानी कि थीटा एंगल रोटेट कर गया, तो ये एक शियर फोर्स कहां लगा, ये जो लेयर है ये इस तरह से मूव हुई है, यानी कि एक लेयर एक लेयर ये है और एक इसके नीचे लेयर ये है, और हमने फोर्स लगाया ये जो हमारा बॉक्स है इसकी लेयर, अगर हमने इसे ऐसे काट दिया, एक लेयर को हमने लिया, तो ये एक दूसरे के ऊपर से रिगड़ रही है, एक आगे जा रही है एक उससे हल्का पीछे, आगे दोनों जा रही है, लेकिन रिलेटिवली इसे फिक्स मानो तो ये आगे जाने की कोशिश कर रही है, तो जो हमारा शियर फोर्स है हमेशा पैरेलल टू दी सरफेस लगता है, यानी कि ये फोर्स सरफेस के अलोंग ही लगेगा, तो ये हमारा शियर फोर्स है। आगे का पूरा चैप्टर है शियर फोर्स का, सोम के अंदर हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो। तो हमें क्या बात, अब हमें सोम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बात रखनी है, एक तो हमें अपनी डिफॉर्मिंग बॉडी का हम स्टडी करेंगे, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारे चैप्टर में हमें रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर बार रिएक्शन वेट के बराबर नहीं होगा, है ना, लेकिन कुछ लॉ हैं वो लगेंगे, बाकी का ये इंपॉर्टेंट है, हमें सोम पढ़ने में काम आएगा।